हेलो हेलो एवरीवन। आज अपन चरक पूर्वार्ध का पीरियड लेंगे। उसमें स्पेशली आज का टॉपिक रहेगा शिरोरोग। चरकाचार्य जी ने शिरोरोग के बारे में जो गहन विचार किया है और अपने ग्रंथ में जो लिखा है उसके बारे में स्पेशली चरकाचार्य जी ने बताया है। जिस अवयव में प्राणियों का प्राण बसा होता है, जिस अवयव में पांचों इंद्रियां बसे हुए होते हैं और अपने शरीर का अत्यंत उत्तम ऐसा अंग जो शिर है, उस बारे में चरकाचार्य जी ने उल्लेख किया है कि शिरोरोग किस टाइप से हो सकते हैं और शिर प्रदेश में किस प्रकार के रोग रह सकते हैं। तो स्पेशली ये बताते हुए चरकाचार्य जी ने कहा है कि 5 प्रकार के शिरोरोग होते हैं। उसमें भी विशेषतः वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 तो अपने दोषों के अनुसार लक्षण तैयार करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हेतु होने के कारण वो जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आप सभी लोग उनके लक्षण जान चुके हैं या फिर मैं बताऊंगा। लेकिन विशेषता यहाँ एक 5वां शिरोरोग बताया है, वो है क्रुमिज शिरोरोग। चरकाचार्य जी ने पूरा ग्रंथ लिखते वक्त कई ऐसे रोगों का, सारे ही रोगों का उल्लेख किया है और हमेशा वातज, पित्तज, कफज या त्रिदोष या द्वंद्वज दोषों के कारण रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा अपने शास्त्र में हर रोगों के बारे में बताया है। लेकिन विशेषतः चरकाचार्य जी ने क्रुमिज शिरोरोग और क्रुमिज हृदय रोग, ऐसे 2 रोगों में कृमि के कारण होने वाले जो रोग होते हैं, इसके बारे में विशेष उन्होंने बताया है। स्पेशली कृमि रोग भी एक बताया है, लेकिन हृदय रोग और शिरोरोग, ये 2 रोगों में कृमि एक हेतु, एक निदान होता है और जिसके कारण विशेष प्रकार के रोग निर्माण होते हैं। तो यहाँ आज जो अपन शिरोरोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी चरकाचार्य जी ने क्रुमिज शिरोरोग का विशेष उल्लेख किया हुआ है। अब शिरोरोग होने के जो हेतु बताया है चरकाचार्य जी ने, उसमें विशेषतः बताया है कि मल मूत्र का अवरोध होना या अवरोध करने के कारण जो रोग शिरोरोग उत्पन्न होते हैं वो वातज हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन के कारण। कॉन्स्टिपेशन के कारण जो अपान वायु अधोमार्ग से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, उसके कारण वो अपान वायु की वृद्धि होके वो ऊर्ध्व गति से जब ऊपर आता है तो व्यान और उदान मार्ग से वो शिर में प्रवेश करता है और शिरोरोगों की उत्पत्ति करता है। विशेषतः शिरोरोग ये वायु रोग है और वायु के प्रेशर के कारण एक हाइपरटेंशन करके जो मॉडर्न में बताया है वो भी एक शिरोरोग हो सकते हैं। तो मलमूत्र का अवरोध करना भी एक शिरोरोग का कारण यहाँ बताया है। वैसे ही हेतु में बताया उच्च स्वर से बात करना, यानी ज़्यादा जोरों जोरों से बात करना, उसके कारण अपना मानसिक तनाव, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और शिरोरोग की निर्मित हो सकती है। उसके कारण हाइपरटेंशन बढ़ने के कारण शिर प्रदेश में जो धमनियां हैं वो ब्रेक होके या हेमरेज होके उसमें शिरोरोग उत्पत्ति हो सकती है, वो आगे मैं बताऊंगा। अब हेतु के बारे में यहाँ बताते हुए मुझे विशेषतः बताना है कि चरकाचार्य जी ने बताया है कि वाइन पीने से, अति मेद मद्य का सेवन करने से, धूप में ज़्यादा देर रहने से, शरीर के उष्णता बढ़ जाने के कारण, पैत्तिक वृद्धि के कारण भी शिरोरोग हो सकते हैं। वैसे ही विपरीत यानी जो स्पेशली जो गंध है, जैसे तीव्र गंध का अगर स्मेल कर लिए तो एलर्जिक राइनाइटिस होने के कारण भी शिरोरोग उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे ही चरकाचार्य ने जो बताया है कि जो ऑयली और स्पाइसी, जो उष्णवीर्य के पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने से भी अपने शरीर की पित्त दोष बढ़ जाने के कारण भी
शिरा रोग हो सकते हैं। शिरा रोगों में शिरा वेदना होना, अलग अलग टाइप के, लेकिन लक्षणों में स्पेशली चरकाचार्य जी ने बताया है कि पित्त यानी जो तले हुए पदार्थ खाए, ज़्यादा तेज खाए तो पित्त के बढ़ जाने के कारण भी शिरा रोग उत्पन्न हो सकता है। अभी मैं यहाँ कारण बता रहा हूँ। विशेषतः शिरा प्रदेश में आघात होने के कारण, अगर कोई चोट लग गई शिरा प्रदेश में, तब भी अपने शिरा के अंदर, जो सिर के अंदर जो भी अवयव बिंदु है वो रहता है, उसके अंदर जो विकृति आ जाती है, उसके कारण भी शिरा रोग हो सकते हैं। कारणों में स्पेशली बताने में आए हैं कि अहित आहार विहार करने से जो शरीर के अंदर कफ क्लेद विकृति निर्माण हो सकती है, और टेंशन के कारण भी शिरा रोग निर्माण हो सकता है। और अहित आहार विहार के कारण जो आम तैयार होता है, आम जो विष तैयार होता है शरीर के अंदर, उसमें भी दोषों की विकृति आके अपने शरीर के अंदर शिरा रोग निर्माण होने के चांसेस रहते हैं। अब ये तो बताया हेतु जिन कारणों से शिरा रोग निर्माण हो सकता है, लेकिन स्पेशली शिरा रोगों में किन किन लक्षणों का या किन का उल्लेख चरकाचार्य ने किया है, तो यह बताते हुए यह बताऊंगा कि शिरा भाग में वेदना होना, विशेषतः शिर के आधे भाग में, जिसको अर्धावभेदक बोलते हैं, आधा सिर का सरदर्द होना, उसी तरह सर्दी हो जाना, प्रतिशाय हो जाना, या नासिका रोग हो जाना, या संपूर्ण सरदर्द हो जाना, पूरे सर में वेदना निर्माण होना, मुख रोग होना, वैसे नेत्र रोग होना, ये भी शिरा रोगों में चरकाचार्य जी ने उल्लेख किया है। वैसे शिरा कंप हो जाना, जैसे कंपन हो जाना शरीर या हाथों में जब कंपन हो जाता है तो भी वो भी एक शिरा रोग ही कहलाता है। वैसे कर्ण रोग, कान और दांत के कारण भी यहाँ अगर विकृति आ गई तो भी आपको सर में दर्द हो जाता, या शिरा रोग में चरकाचार्य जी ने काउंट किया है। अर्दित हो जाना, जैसे जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व जो कान के पीछे से जो क्रेनियल नर्व निकलते हैं, वो नर्व अगर निकलती है, जैसे 5वीं 9वीं और 10वीं क्रेनियल नर्व निकलती है, उसमें अगर आघात हो जाता है या उसके अंदर कोई विकृति आ जाती है तो अर्दित यानी बेल पाल्सी जो डिसीज आती है, जिसको अपन अर्धावभेदक में या अपने पैरालिसिस में काउंट करेंगे तो अर्दित बोलते हैं, जिसको बेल पाल्सी बोलते हैं। ये जो नर्व, क्रेनियल नर्व, वहाँ उसमें स्पेशली एक लक्षण बताता हूँ। कोई कड़क चीज़ खाने से, जैसे सुपारी हो गई, या नॉनवेज के अगर कोई खाता होगा तो बोन ज़बरदस्ती से चबा लिया, तो वो जो प्रेशर के कारण कान के जो क्रेनियल नर्व है, कान के पीछे जो क्रेनियल नर्व है, उसमें कोई इंजरी आ गई, तब भी बेल पाल्सी करके जो रोग होता है वो भी शिरा रोगों में ही काउंट होता है। वैसे मन्यास्तंभ, मान का अकड़ जाना, हनुस्तंभ, हनुग्रह, ये सब शिरा रोगों में गिनती आती है। अभी मैं कुछ ऐसे रोगों के बारे में बताऊंगा, जैसे सेरिब्रल एट्रोपी, जैसे 60-70 के बाद शरीर के दोषों का क्षय होना चालू हो जाता है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र जो होते हैं, जो जब क्षय होते जाते हैं तो अपने शरीर पूर्ण डिटोरेशन में चले जाता है, डिजनरेशन में चले जाता है। वैसे कंडीशन में मज्जा धातु जो ब्रेन है, ब्रेन भी शुष्क होना चालू हो जाता है, जिसे सेरिब्रल एट्रोपी बोलते हैं। अक्सर उतरते वार्धक्य अवस्था में अपन सिटी स्कैन करते हैं तो सिटी स्कैन में ब्रेन की एट्रोपी, सेरिब्रल एट्रोपी बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में कई ऐसे शिरा रोगों का उत्पन्न होना माना जाता है। अब लकवा, जैसे ब्रेन के अंदर जो लेयर होते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन के ऊपर जो 3 लेयर होते हैं, उसके अंदर अगर कोई सूजन आ गई इन्फेक्शन के कारण, मेनिंजाइटिस, वो भी एक खतरनाक शिरा रोग कहलाता है। इत्यादि जो शिरा रोगों का उल्लेख किया है, विशेषतः ये वात, पित्तज, कफज और सन्निपातज दोषों में बताया गया है, लेकिन चरकाचार्य जी ने विशेष क्रूमीज करके शिरा रोग बताया गया है। उसके बारे में मैं यहाँ विशेष अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्रूमीज शिरा रोग बताने का उनका उद्देश्य क्या है। जनरली कृमि होते हैं पेट में, आंत्र में। वो आंत्र में 20 टाइप का कृमि रोग जो बताया है,
उसमें अपने शरीर के अंदर आंत्र में जो कृमि की जो परिस्थितियाँ है बढ़ जाने के कारण लूज मोशन होना या पेट में दर्द हो जाना, ऐसे अनेक लक्षण हैं। लेकिन यहाँ शिरोरोग में कृमिज रोग क्यों बताया है, विशेष ये बताया कि कृमि अगर बहुत दिन तक अपने अथड़ियों में अपने आंत्र में अगर रहे तो वो वहाँ अंडे देते हैं। उसकी जो लार्वा स्टेज है वहाँ से जो एब्सॉर्प्शन होता है कृमि का, और वो जाके लसिका के थ्रू लीवर में चले जाते हैं। उनके कुछ स्पेसिमेन यानी उनके जो लार्वा स्टेज होती है वो स्टेज लीवर में जाके अपना घर करती है, वहाँ से जाके फिर रक्त में प्रवेश करते हैं, और रक्त में उनकी ओवासिस्ट जो प्रोसेस चलते रहती है कृमि की, उनके कृमि के जो अंडे हैं वो खून में प्रवेश कर जाते हैं, लीवर के थ्रू बाद में रक्त में आ जाते हैं, और रक्त के थ्रू अपने पूरे शरीर में कृमि के अंडे घूमते रहते हैं। रक्त के संवहन के साथ साथ कृमि की जो अदर स्टेजेस है, लार्वा स्टेजेस है, उनके एग्स की स्टेजेस है या सिस्ट है, ये जो प्रकार उनके जो होते हैं वो ब्लड में आके मिक्स होके अपने सारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और रक्त के साथ जाके ब्रेन में भी चले जाते हैं, और ब्रेन में जाके कृमिज शिरोरोग नामक रोग उत्पन्न करते हैं। उसमें भयंकर वेदना होती रहती है, और वो वेदना क्षणिक नहीं रहती, क्रॉनिक हो जाती है, कई दिनों तक कई महीनों तक शिरोरोग शिरोशूल होते रहता है। कई प्रकार की ट्रीटमेंट देते हैं, सीटी स्कैन कर लेते हैं, इसमें भी बहुत बार अक्सर ये नहीं देखने में आता है, और हमेशा रुग्ण महीनों से सालों से शिरोरोग यानी सर के दर्द से चिल्लाते रहता है। तो स्पेशली चरकाचार्य जी ने कृमिज शिरोरोग में या कृमिज रोगों में पलांडु यानी कांदा, प्याज, जिसको प्याज बोलते हैं, प्याज के स्मेल से कृमि रोग मरता है। और प्याज या हींग अगर ऐसे भी खा लिया आपने तो कृमि तो जाता है, कृमि के जो अंडे और लार्वा जो स्टेज है वो स्टेज जो खून में ब्रेन में आ चुकी है, वो ब्रेन में वो ब्लड में आके ब्रेन में जब शिरोरोग तैयार करता है, तो ऐसे कंडीशन में कृमि मारने वाली दवाइयों का ही इस्तेमाल करके शिरोरोगों को शांत किया जाता है। इस बारे में स्पेशली मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक जीवक नाम का एक वैद्य आपने आयुर्वेद इतिहास में पढ़ा है, और जीवक ऐसा एक वैद्य था, उसको आयुर्वेद का संपूर्ण नॉलेज था। आयुर्वेद के औषधि द्रव्यों का पूरे सृष्टि में जो भी औषधि द्रव्य है वो द्रव्यों का एक एक रस वीर्य विपाक के बारे में कंप्लीट ऐसा ज्ञान था। तो हुआ क्या था, ये सृष्टि में एक किसी देश में एक राजा का सिरदर्द हो रहा था। वो सिरदर्द के लिए वो राजा ने कई ऐसे वैद्यों को बुलाया, कई ऐसे चिकित्सक को बुलाया जिनसे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कई सालों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो राजा का सिरदर्द बैठा नहीं, उसकी कोई ट्रीटमेंट उनको मिली नहीं। तो ऐसे कंडीशन में वो राजा का सिरदर्द कम करने के लिए जीवक ने बुलाया गया, और जीवक ने उनकी नाड़ी परीक्षा करके ये बताया है कि आपका सरदर्द मैं बिल्कुल दुरुस्त कर दूंगा। तो जीवक एक वैद्य ऐसा था जिन्होंने नाड़ी परीक्षा देख के राजा का शिरोदर्द का कारण ढूंढा, और वो कारण ढूंढने में उनको ये पता लगा कि ये कृमिज शिरोरोग है। और उन्होंने उन राजा को कुछ हींग वाली और कुछ पलांडु यानी प्याज, कांदा, जिसको मराठी में कांदा बोलते हैं, हिंदी में प्याज बोलते हैं, संस्कृत में पलांडु बोलते हैं, पलांडु का रस उनके नाक में डाला, और पलांडु उनके भोजन में खाने के लिए बोला है। उन्होंने नाक में क्यों डाला कि सिर की ट्रीटमेंट करते हुए चरकाचार्य जी ने बताया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, अगर शिरोरोग की ट्रीटमेंट करना है तो नासा के थ्रू ही करना चाहिए। नासा के थ्रू कोई औषधों का अगर उपयोजन करते हैं तो वह सीधा शिरोरोग के लिए काम करता है। शिरो के कोई भी रोग होंगे तो नासा के थ्रू ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नासा ही शीर्षोद्वारम करके ऐसे चरकाचार्य जी ने बोला है। तो नाक में प्याज का रस डाल के उनको प्याज का सेवन करा के 7-8 दिन तक उन्होंने वो ट्रीटमेंट दिए। उसके बाद में वो राजा का सिर दर्द बैठ गया। तो राजा ने उस जीवक वैद्य को अपने राज्य में एक पूरा गांव दे दिया उनको रहने के लिए,
व्यवस्था की। एक ऐसी बहुत गरीब वैद्य था वो, जो जीवक था, वो घूमता था इधर उधर, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन उस राजा का शिरोरोग दुरुस्त करने के कारण राजा इतना खुश हो गया कि उन्होंने एक महल उनको दे दिया कि आप महल में रहिए, हमारे ही प्रदेश में रहिए, और आप हमारे जो जनता है, हमारी जो प्रजा है, उनकी आप ट्रीटमेंट कीजिए, और उसके लिए उनको खाने पीने का और रहने का पूरा व्यवस्था उस वैद्य के लिए उस राजा ने कर दिया। तो मुझे ये कहने का मतलब ये है कि अगर वैद्य में अगर वो क्षमता है, अगर वैद्य को वो नॉलेज है, आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण पढ़ा हुआ है, और कई ऐसे सूक्ष्म ऐसे रोगों को वो जानता है, उसकी औषधि करना जानता है, और ऐसे रोगों को वो दुरुस्त कर जाता है, तो वैद्य को अर्थ है यानी पैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं आता। वो चिकित्सा में सफल हो जाता है, और उसको अर्थ यानी पैसा कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो मुझे यहाँ शिरोरोग में विशेषतः कृमि रोग के बारे में विशेषता ये बताना है कि कृमिज शिरोरोग में पलांडु यानी प्याज की अति उत्तम ट्रीटमेंट है। बस वो जानना चाहिए कि वो कृमिज शिरोरोग है या अन्य कुछ शिरोरोग है। अब इसके बारे में, शिरोरोग के बारे में और भी मैं बताऊंगा कि पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस में क्या होता है, अपन सिटी स्कैन निकालते हैं, तो सिटी स्कैन में जनरली 2 या 3 बातें हमें नज़र आती है शिरोरोग में। ब्रेन के सेरिब्रल इन्फेक्शन हो जाना, यानी ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाना। वो किसके कारण से होते हैं? जो शिरों में जो होने वाली जो धमनियाँ हैं, जो रक्तवाहिनियाँ हैं, कहीं तो भी कफ के कारण ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के कारण, क्योंकि ब्रेन की जो धमनियाँ है, जो रक्तवाहिनियाँ हैं, बहुत बारीक होती है, तो कफ अगर जम गया है ज़्यादा, क्योंकि ऊर्ध्व से ऊपर वाले भागों को अपन कफज स्थान बोला गया है, तो जनरली कफ के अवरोध के कारण शिरोरोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है। तो रक्त की धमनियों में कहीं अवरोध आ गया है कफ के कारण, तो ब्रेन के सेल्स को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और कुछ एरिया के राइट या लेफ्ट ब्रेन के ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और ब्रेन सेल डैमेज होने के कारण वहाँ पैरालिटिक अटैक आ जाता है, या और कुछ प्रॉब्लम, या कई दिनों तक अगर ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो तो सेरिब्रल एट्रोफी हो जाती है, या ब्लॉक के कारण अगर उसका बीपी बढ़ गया पेशेंट का, ये अवरोध के कारण अगर वहाँ वायु रोग चला गया, वायु चला गया, और वायु के कारण अगर वहाँ ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया, तो ब्रेन हेमरेज यानी रक्तवाहिनियों का फट जाना। रक्तवाहिनियों के फट जाने के कारण वहाँ ब्लड का थक्का जमा हो जाता है, सीटी स्कैन में अपने को दिखता है, और ऐसे कंडीशन में भी पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है। तो खून को पतला करने के लिए कब दवा देना चाहिए, खून को गाढ़ा करने के लिए कब दवा देना चाहिए, वो जो आत्यायिक चिकित्सा है वो भी वैद्य को मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। तो कफ के अवरोध के कारण या तो सेरिब्रल इन्फेक्शन हो जाना, या कफ के अवरोध के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण धमनियों का फट जाना, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज हो जाना, या ब्रेन में कोई अर्बुद तैयार हो गया है, कोई गोला तैयार हो गया है, कोई मांस का गोला तैयार, जैसे कैंसर साइट जो अर्बुद है वो अगर ब्रेन में तैयार हुआ तो सीटी स्कैन या एमआरआई में ही दिखता है। वो अगर हो गया तो उसकी चिकित्सा करना होता है। उसे शिरोरोग में ही चरकाचार्य जी ने काउंट किया है। बहुत ज़्यादा अगर ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन बढ़ गया तो मेनिंजाइटिस भी हो जाता है। मेनिंजाइटिस में उचकियाँ आना, उल्टी हो जाना, बहुत ज़्यादा फीवर रहना, उसमें सूजन आ जाती है। तो सीटी स्कैन में सारी चीज़ें या ब्लड टेस्ट में सारी चीज़ें ये दिख पड़ती है। तो चरकाचार्य जी ने ये सारे रोगों का उल्लेख किया है शिरोरोग में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मंद मंद गति से सीरा में वेदना होना, प्रतिशाय हो जाना, सर्दी हो जाना, छींके आ जाना, अभी इस टाइप से लक्षण शिरोरोग में दिख पड़ते हैं। और तो और कृमिज रोग के बारे में मैं आपको बता ही दिया है कि कभी कभी सूर्यावर्त करके एक रोग फिर शिरोरोग में बताया है। सूर्यावर्त यानी जैसे जैसे सूरज सुबह निकलता है और 12 बजे तक ऊपर आता है तो धीरे 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 सूर्य जैसे जैसे निकलता है तो दर्द बढ़ते रहता है
और जैसे जैसे शाम होती जाती है, जैसे जैसे सूरज ढलते जाता है, वैसे वैसे अपना ये शिरोरोग कम हो जाता है। यानी सुबह चढ़ता है 12-1 बजे तक और दोपहर 2 बजे के बाद शाम तक वो शिरोरोग कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है तो धूप बढ़ती है, जो कफ अपने ब्रेन के अंदर जो साइनोसाइटिस में जो साइनसिस है, वो साइनसिस में जो कफ भरा हुआ है, वो जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे पिघलता है। जैसे जैसे वो पिघलता है तो वो दर्द बढ़ता है। जैसे जैसे सूरज नीचे आ जाता है, क्लाइमेट में शीतलता आ जाती है, फिर कफ जम जाता है तो सूरज कम हो जाता है। तो अलग अलग टाइप का ये शिरोरोग बताएगी कि अर्धाओवेदन, आधा सर दर्द हो जाना, सुबह होना, शाम को कम हो जाना, इस टाइप से अलग अलग शिरोरोगों का चरकाचार्य ने उल्लेख किया है। शास्त्र में वात के हिसाब से, पित्त के हिसाब से और कफ के हिसाब से जो लक्षणें दिखाई पड़ती है वो भी लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा वेदना हो जाना, उल्टी हो जाना, इस टाइप से जो शिरोरोग में लक्षण बताए हैं। तो शिरोरोग के बारे में 5 प्रकार का जो शिरोरोग बताया है और उसकी लक्षण किस टाइप से रह सकते हैं, ये चरकाचार्य ने बहुत सखोलता से बताया है। इसको अपन अच्छे से चरकाचार्य जी ने जो लिखा है वो पढ़ लेना है और उनके अलग अलग लक्षण दोषों के अनुसार और कृमि के अनुसार किस टाइप से हो सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप किताब में सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल पढ़ लेना। और नासा ही शीर्षोद्वारम जो बोला गया है कि शिरो रोगों की ट्रीटमेंट नाक के द्वारा किया जाता है। बहुत बार पैरालिसिस में नस जो होते हैं, नास से छींका जाता है और छींकने के कारण भी जब नस अगर नाक से लिए तो जो छींके आती है, छींको आती है यानी क्या है, ब्रेन पूरा हिल जाता है। अगर कहीं अवरोधजन्य कफ कहीं लटका हुआ है और वो अगर छींकों के कारण निकल जाता है तो वायु वहाँ से निकल जाएगा। और वायु के लक्षणों के कारण अगर सिर दर्द होता है या वायु के लक्षणों के कारण अगर कोई शिरोरोग होता है तो वो निकल जाता है। कफ के कारण अगर शिरोरोग होता है तो आप उसमें उष्ण भाप की ट्रीटमेंट ले लीजिए, स्नेहन स्वेदन कर लीजिए। आप पंचकर्म करके शिरोधारा करके भी शिरोरोगों को दूर कर सकते हैं। स्नेहन स्वेदन करके भी शिरोरोग, जनरली पक्षाघात में अपन पंचकर्म करते हैं, उसमें स्नेहन स्वेदन के साथ शिरोधारा का बहुत अच्छा रोल बताया है। वात का अगर है तो अपन बस्ती ट्रीटमेंट करके भी ऐसे रोगों को अपन दुरुस्त कर सकते हैं। इस टाइप से जो लक्षण बताया गया है चरकाचार्य में, आप पढ़ लीजिए। आप शिरोरोग के बारे में काफ़ी मैंने डिटेल बता दिया है। धन्यवाद। आज का पीरियड धन्यवाद।